सोचिए, क्या कोई एक सपना, सिर्फ एक सपना, किसी इंसान की पूरी जिंदगी का मतलब बन सकता है? आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद के महान उपन्यास गोदान के बारे में। ये कहानी, देखिए, लिखी तो गई थी 1936 में, लेकिन इसकी आवाज, इसकी गूंज आज भी हमारे समाज में साफ सुनाई देती है। और इसीलिए कहा जाता है कि गोदान सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो उस जमाने के पूरे भारतीय समाज का एक एक्सरे है। एक ऐसा एक्सरे जो सब कुछ दिखा देता है, खुशियां, दुख और सबसे बढ़कर उस समाज की जो गहरी त्रासदी थी उसे सामने लाता है। गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्य कहते हैं, और ये यूं ही नहीं कहते। महाकाव्य शब्द का मतलब ही है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक पूरे दौर का, एक पूरे युग का दस्तावेज है। मतलब इसका कैनवस बहुत बहुत बड़ा है। तो सवाल उठता है, इस महाकाव्य के बिल्कुल बीच में, इसके दिल में कौन है? वो है होरी महतो, एक बिल्कुल आम सा किसान, लेकिन असल में वो उस दौर के हर भारतीय किसान का एक चेहरा है, एक प्रतीक। और होरी की जिंदगी का बस एक सपना है, एक ही सपना, कि दरवाजे पर एक गाय बंधी हो। लेकिन ये सिर्फ एक जानवर की चाहत नहीं थी। वो गाय उसके लिए इज्जत थी, समाज में उसकी पहचान थी, उसकी आस्था का सबसे बड़ा सबूत थी। और यही छोटा सा सपना, देखिए, उसे जिंदगी भर की एक ऐसी लड़ाई में फंसा देता है जिससे वो कभी निकल ही नहीं पाता। चलिए अब बात करते हैं इस उपन्यास के उस हिस्से की जो सबसे मजेदार भी है और जिस पर सबसे ज्यादा बहस भी हुई है, और वो है इसकी बनावट, इसका स्ट्रक्चर। प्रेमचंद ने यहां एक बहुत बड़ा, बहुत हिम्मत वाला एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक ही किताब के अंदर दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की कहानी एक साथ सुनाई। तो ये दो दुनियाएं हैं कैसी? देखिए, एक तरफ है गांव की असली कड़वी सच्चाई, जहां होरी जैसे किसान हैं जो कर्ज, मर्यादा, इज्जत, इन सब के बोझ के नीचे दबे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ है शहर की चकाचौंध, लखनऊ शहर की, जहां पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े लोग नैतिकता और पैसे पर बड़ी बड़ी बहसें कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि ये दोनों दुनियाएं हैं तो एक ही देश में, पर एक दूसरे से मीलों, कोसों दूर लगती हैं। और इन दो दुनियाओं में रहने वाले लोग भी बिल्कुल अलग हैं। गांव में हमें मिलते हैं होरी, उसकी हिम्मत वाली पत्नी धनिया और उसका थोड़ा बागी किस्म का बेटा गोबर। और शहर में वहां हैं जमींदार राय साहब, आदर्शों की बात करने वाले प्रोफेसर मेहता और नए जमाने के उद्योगपति मिस्टर खन्ना। इन्हीं सब किरदारों के सहारे ये दोनों कहानियां आगे बढ़ती हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये दो अलग थलग दुनियाएं, ये आपस में जुड़ती कैसे हैं? यहीं पर आता है राय साहब का किरदार। वो एक पुल की तरह है, एक ब्रिज। कैसे? अरे वो वही जमींदार हैं जो गांव में तो होरी का खून चूसते हैं और फिर शहर जाकर उन्हीं बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ पार्टियां करते हैं। मतलब वो उस पूरे शोषक सिस्टम का, उस एक्सप्लॉयटेशन का दोहरा चेहरा है। और प्रेमचंद का यही तरीका, ये जो दो कहानियों को एक साथ कहने का स्टाइल था, ये लिटरेरी क्रिटिक्स के बीच एक बहुत बड़ी बहस की वजह बन गया। सवाल सीधा सा था, उपन्यास की ये जो बनावट है, जिसे शिल्प भी कहते हैं, क्या ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है या फिर सबसे बड़ी खामी? तो असल सवाल यहीं आकर रुक जाता है। क्या ये दो कहानियां एक साथ चलाकर प्रेमचंद ने अपनी कला का सबसे ऊंचा मुकाम हासिल किया, या फिर इससे उपन्यास कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया? आपको जानकर हैरानी होगी कि दशकों से जो साहित्यिक आलोचक हैं वो इस सवाल पर बटे हुए हैं। एक तरफ के लोगों का मानना था कि हाँ, ये एक गलती थी। नंदुलारे वाजपेयी जैसे बहुत बड़े आलोचक थे, उन्होंने तो यहां तक कहा कि जो शहर वाली कहानी है वो एक पैबंद जैसी लगती है। मतलब जैसे किसी फटे कपड़े पर अलग से एक टुकड़ा जोड़ दिया हो, जबरदस्ती। उनका कहना था कि भाई, इस कहानी का होरी की कहानी से कोई सीधा लेना देना ही नहीं है, और इसकी वजह से उपन्यास के जो मेन फोकस है वो भटक जाता है। लेकिन क्या बात वाकई इतनी सीधी है, या फिर इन दो कहानियों को एक साथ रखने के पीछे प्रेमचंद का कोई बहुत गहरा मकसद छिपा था? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। देखिए, दूसरी तरफ का तर्क यह है कि होरी की जो मुसीबत थी वो सिर्फ उसकी अपनी मुसीबत नहीं थी। वो एक अकेले पेड़ की कहानी नहीं, बल्कि पूरे जंगल की कहानी थी। सोचिए, अगर प्रेमचंद सिर्फ होरी को दिखाते तो हम बस एक पत्ता देख पाते, लेकिन उस पत्ते को कौन कुचल रहा है, वो पूरा का पूरा सिस्टम। उस सिस्टम को दिखाने के लिए उन्हें जड़ से लेकर टहनियों तक, मतलब गांव से लेकर शहर तक, सब कुछ दिखाना ही था। और ये जो शोषण की चेन है, ये इस तरह काम करती है। गांव में होरी जैसे किसान का शोषण कौन करता है? जमींदार। और वो जमींदार किससे जुड़ा है?
शहर के बड़े उद्योगपति से। तो ये एक पूरी की पूरी चेन बन जाती है, जो गांव के गरीब किसान से शुरू होती है और शहर के अमीर पूंजीपति पर जाकर खत्म होती है। और अगर प्रेमचंद ये पूरी चेन नहीं दिखाते तो सच मानिए होरी की कहानी बिल्कुल अधूरी रह जाती। ठीक है, ये तो हुई उस जमाने की बात, लेकिन आज लगभग 90 साल बाद ये कहानी हमारे लिए, आज के भारत के लिए क्यों जरूरी है, क्यों मायने रखती है? जरा इस तुलना पर नजर डालिए, सच में होश उड़ जाएंगे। किसानों पर कर्ज का बोझ, जाति के नाम पर भेदभाव, गांव और शहर के बीच की बढ़ती हुई खाई, ये सारे मुद्दे जो प्रेमचंद ने तब उठाए थे वो आज भी हमारे समाज की कड़वी हकीकत हैं, है ना? किसान तब भी पिस रहा था, किसान आज भी आत्महत्या करने पर मजबूर है। वक्त बदल गया, कैलेंडर बदल गए, लेकिन होरी की कहानी वो नहीं बदली। और बस यही बात गोदान को टाइमलेस बना देती है। और इस उपन्यास का जो सबसे बड़ा दर्द है, जो सबसे बड़ी विडंबना है, वो इसके नाम में ही छिपी है। नाम है गोदान, मतलब गाय का दान, जिसे मोक्ष पाने के लिए, मरने के बाद सद्गति के लिए जरूरी माना जाता है। और सोचिए, होरी जो पूरी जिंदगी एक गाय के लिए तरसता रहा, जब वो मर रहा होता है तो वही गोदान नहीं कर पाता। और फिर आता है उपन्यास का वो अंत, वो आखिरी लाइन जो सच में रूह कंपा देती है। जब होरी की मौत हो रही होती है तो पुजारी गोदान मांगता है। तब उसकी पत्नी धनिया अपनी जिंदगी भर की मेहनत के कुछ सिक्के, कुछ आने पुजारी के हाथ पर रखती है और कहती है, महाराज, घर में ना गाय है, न बछिया, न पैसा, यही कुछ पैसे हैं, यही इनका गोदान है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है। प्रेमचंद ने तो एक होरी की कहानी लिखी थी 1936 में, लेकिन अगर हम आज अपने आसपास देखें तो कितने होरी हैं जो आज भी उसी कर्ज, उसी शोषण और उसी एक टूटे हुए सपने के साथ जी रहे हैं? ये सवाल मैं यहीं छोड़ रहा हूं, इस पे सोचने के लिए।